Welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have completed cost concept. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉस्ट के बारे में बताया था, उसमें मैंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट बताया था। मैंने आपको ये समझाया था कि कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तब हमारा टोटल कॉस्ट निकल कर मतलब जो भी हमारा कॉस्ट होता है, जो भी खर्चे होते हैं जो हम लोग प्रोडक्शन पे करते हैं वो कैलकुलेट होकर आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट को कोट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 9 टाइप्स ऑफ कॉस्ट को कोट किया है। फर्स्ट आप देख लीजिए, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये है, एंड वन बाय वन मैं आपको इसको बहुत अच्छे से, बहुत इन डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सिंपल लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो प्राइवेट कॉस्ट बेसिकली होता क्या है। देखिए, प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक इंडिविजुअल फर्म अपने कमोडिटी को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, जो एक इंडिविजुअल फर्म के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर्ड होता है वो होता है प्राइवेट कॉस्ट। मतलब ये कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म है, वो किसी कमोडिटी का अगर प्रोडक्शन कर रही है तो उनके प्रोडक्शन जब वो करेगी तो प्रोडक्शन करने की वजह से कुछ ना कुछ उनका खर्चा इंकर्ड होगा, कुछ खर्च क्रिएट होगा। तो वो जो खर्चा होता है वो प्राइवेट मतलब एक फर्म की, एक फर्म की क्या होती है, वो प्राइवेट कॉस्ट होती है। मतलब फर्म की क्या होती है, वो प्राइवेट कॉस्ट होती है, क्योंकि वो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ना कुछ खर्चा इंकर्ड होगा, तो वो क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट होती है। जो एक इंडिविजुअल फर्म पे, मतलब हर एक एक इंडिविजुअल फर्म जो प्रोड्यूस करती है तो उनके प्रोडक्शन का उनके ऊपर कुछ खर्चा आता है, तो वो खर्चा होता है प्राइवेट कॉस्ट। ये इंक्लूड करता है बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों को इंक्लूड करता है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों की मीनिंग मैंने आपको समझाई थी लास्ट क्लास में, मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक्चुअल में पेमेंट करना होता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ता है। जैसे कि आपने लेबर हायर किया, आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे, तो जो लेबर आपने हायर किया उसके बदले में आपको उसको वेजेस देने होंगे। जो रॉ मटेरियल्स आपने खरीदे, उस रॉ मटेरियल्स के बदले में आपको सप्लायर को उसको पेमेंट देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में मनी क्या हो रही है, आउटफ्लो हो रही है। तो जहाँ पे एक्चुअल में मनी आउटफ्लो होती है वो कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है। सपोज जैसे कि हमारा ओनर है, वो अपना खुद का लैंड दे रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो वो लैंड ओनर का है, इसी वजह से उसको उस लैंड पे कोई रेंट नहीं पे करना है। ठीक है, बट अगर आप ये चीज़ सोचिए कि अगर वो लैंड रेंट पे अगर लिया जाता तो उस लैंड के बदले में रेंट को पे करना पड़ता। ठीक है, तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है ना, जो कॉस्ट हमने एस्टिमेट किया कि हमें 5,000 रुपये हर महीने रेंट देना पड़ता, पर देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ओनर का खुद का वो लैंड है। ठीक है, तो ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना उस इनपुट की, उस जगह की, ये क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जहाँ कॉस्ट होती है जहाँ पे एक्चुअल में मनी का आउटफ्लो नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि यहाँ मैंने सेकेंडली आपको दिया है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, देखिए सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कॉस्ट सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है। मतलब आप ये चीज़ देखिए, वो कॉस्ट होता है जो कॉस्ट सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है, भले उस सोसाइटी का उस प्रोडक्शन से कोई लेना देना हो या ना हो। ठीक है, मतलब कि सोसाइटी को किसी भी तरीके की अगर कॉस्टिंग अगर बेयर करनी है या फिर डिस्कम्फर्ट अगर उनको बेयर करना है, डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्शन करने की वजह से कोई पॉल्यूशन हो रहा है, तो सोसाइटी को क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो, जो भी पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, कोई भी, मतलब ये सारे जो भी पॉल्यूशंस होते हैं वो सोसाइटी को हमारे बेयर करने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, वो डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये भी एक कॉस्ट होता है जिसको हम लोग सोशल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, सोशल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट दैट द सोसाइटी हैज़ टू बेयर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है अगर प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन हो रहा है तो जो जिस भी इलाके में प्रोडक्शन किया जा रहा है वहाँ पे जो भी हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट बियर करना पड़ता है, वो क्या होता है, सोशल कॉस्ट। ठीक है, इफ इट इज़ अ सम टोटल ऑफ अ प्राइवेट कॉस्ट एंड द कॉस्ट
private cost and the cost experienced by those who have to suffer because of a production of a commodity in terms of एक्सटर्नल कॉस्ट। ये क्या होता है, सम टोटल होता है किसका, किसके किसके बीच का, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट का सम टोटल होता है। अब एक्सटर्नल कॉस्ट के बारे में अगर मैं बता दूं, देखिए इस एक्सटर्नल कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होता है या फिर वो बर्डन होता है, वो कॉस्ट होता है या फिर वो बर्डन होता है जो कि दूसरे मेंबर्स को बेयर करना होता है सोसाइटी के, उस मेंबर्स को बेयर करना होता है जिन मेंबर का शायद इस प्रोडक्शन से कोई लेना देना भी नहीं रहता है, उसको उनको क्या होता है, मतलब सोसाइटी को क्या होता है, बेयर करना पड़ता है। भले उनका उस प्रोडक्शन से कोई लेना देना हो चाहे ना हो, भले वो उस प्रोडक्शन प्रोडक्ट को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे कुछ नहीं पता, उनका किसी भी तरीके से उनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। जहाँ भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, जिस भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में हो रहा है, उनका अलग काम है, वहाँ पे एक सोसाइटी है और इसी वजह से उस सोसाइटी को जो भी पॉल्यूशंस हो रहे हैं वो बेयर करने पड़ते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल कॉस्ट होता है, मतलब कि मेरा लेना देना नहीं है सोसाइटी का उस कमोडिटी के प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी का कोई लेना देना हो नहीं होता, उसके बावजूद भी सोसाइटी को बेयर करना होता है, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल कॉस्ट। तो बेसिकली सोशल कॉस्ट हमारी क्या होती है, सोशल कॉस्ट होती है सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट का जो सम होता है वो हमारा होता है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल फर्म जो खर्चा कर रही है अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, वो होती है प्राइवेट कॉस्ट। और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी को बिना मतलब का बेयर करना पड़ता है, ठीक है, वो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। तो इनका सम क्या होता है, सोशल कॉस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट था। अब सेकंड पे मैं आपको ले चलूँ तो सेकंड हमारा एक्चुअल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट के आप नाम से ये चीज़ समझ रहे होंगे कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पैसों का सच में क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ ना जो भी खर्चे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ खर्चा आएगा, उन खर्चों को आपको क्या करना है, बेयर करना है, उसका पेमेंट करना है, तो वो आपका एक्चुअल कॉस्ट होता है। एक्चुअल कॉस्ट रेफर टू द डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस। किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को अगर आप बना रहे हो तो उस पे जो भी कॉस्ट आपका इंकर्ड हो रहा है, जैसे आपने लेबर को हायर किया तो लेबर को आप वेजेस देंगे, लेबर को हायर किया तो लेबर को आप वेजेस देंगे, तो ये आपका क्या है, ये एक्चुअल कॉस्ट है। आपको एक्चुअल में सच में आपका पैसे का आउटफ्लो होगा, आपके पास से लेबर के पास पैसे जाएंगे जो भी उसका वेजेस बना होगा, ठीक। दीज कॉस्ट आर टेंजिबल एंड मेजरेबल एंड रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कॉस्ट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जो भी वेजेस होते हैं वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मेजरेबल भी होता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी किया जाता है। दीज कॉस्ट आर रीडली आइडेंटिफाइबल एंड रिप्रेजेंट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द बिजनेस। ये जो कॉस्ट होता है ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मनी का आउटफ्लो हुआ है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो आउटफ्लो है रिसोर्स का वो हुआ है, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे मनी का आउटफ्लो यहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जांपल रेंट है, वेजेस है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, तो ये सारे क्या है, ये सारे कॉस्ट कैसे कॉस्ट है जो एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा है, इस कॉस्ट का यहाँ पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। आप लैंड ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए तो आप रेंट पे कर रहे हैं, लेबर को हायर किया तो वेजेस पे किया, रॉ मटेरियल खरीदा तो उसके कॉस्ट आपने सप्लायर को दिए, तो ये आपका एक्चुअल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप ये चीज़ समझ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन व्हेन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ द एक्शन इज चूजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा ईजी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज़ है एंड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप ये इससे टी शर्ट खरीदें या फिर आप यहाँ से स्ट्रीट फूड आप खाएं, आपने आपने स्ट्रीट फूड आप खाएं, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, तो यहाँ पे इस 100 रुपीज़ से आपने ये चीज़ सोचा कि आप टी शर्ट खरीदेंगे, आप स्ट्रीट फूड नहीं इंजॉय करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने टी शर्ट खरीदने के लिए अपने स्ट्रीट फूड को सैक्रिफाइस किया। तो ये जो आपने सैक्रिफाइस किया, इस चीज़ की जो वैल्यू होती है, जो कॉस्ट होती है, वो हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए अगर आप दूसरे ऑल्टरनेटिव को अगर रिजेक्ट करते हो, सैक्रिफाइस करते हो, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के लिए अगर दूसरे ऑल्टरनेटिव को अगर आप सैक्रिफाइस करते हो तो ये आपकी क्या होती है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, इसको
चूज़ करके जो हमारी पहली वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और जिसको हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं यानी कि रिजेक्ट करते हैं, वो हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन व्हेन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज चूजन। जब कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, पर्टिकुलर चीज़ हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो बेस्ट, उसका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, जो सेकेंड उसका ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रिफ्लेक्ट द बेनिफिट दैट कुड हैव बीन गेन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ कहा गया है कि इट रिफ्लेक्ट द बेनिफिट दैट कुड हैव बीन गेन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि हमने जो एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरे को जो हमने सेलेक्ट किया है, दूसरे को हमने सेलेक्ट किया है, तो इससे जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, ये इस बेनिफिट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये कि आपको ये चीज़ पता था कि आपको टी-शर्ट तो चलो आप बाद में भी ले लोगे, आप सॉरी टी-शर्ट आपने उस वक़्त लिया, आपको ये चीज़ पता था कि स्ट्रीट फूड तो आप बाद में भी खा लोगे, टी-शर्ट की आपको ज़रूरत है अभी, तो आपको जो उस वक़्त बेनिफिट मिली, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हमें उस बेनिफिट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है जो ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल भी है कि जो भी हमारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होंगे, जिन ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वही सारे ट्रांजेक्शन बस हमारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे मनी का आउटफ्लो या इनफ्लो कहीं से भी नहीं हुआ, इसीलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड हमारा क्या है, पास्ट कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। तो थर्ड हमारा है क्या, पास्ट कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, देखिए जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है और हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, अगर आपको पता होगा कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स में हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट की, हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। मतलब कि जिस कॉस्ट पे आपने उस मशीनरी को खरीद कर आप लाए हैं, भले ही उसकी कॉस्ट आज के मार्केट में कितनी भी हो, अगर आप उसको 50,000 पे खरीद के अगर उसको लाए हैं और आज उसकी प्राइस 60 की हो गई है, तो रिकॉर्डिंग आप 50K पर ही उसकी करेंगे। तो जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसमें एक्चुअल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखा होता है। जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग्स आप बनाते हैं, अकाउंटिंग जो आप करते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, एक्चुअल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका लिखा होता है, वही आपका क्या होता है, पास्ट कॉस्ट होता है। सेकेंड आप देखिए कि आपका फ्यूचर कॉस्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉस्ट क्या कॉस्ट होता है, देखिए फ्यूचर कॉस्ट जो होता है वो फोरकास्टिंग पे बेस्ड होता है। फ्यूचर कॉस्ट के नाम से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि वो कॉस्ट जो बेसिकली फ्यूचर के लिए डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि आप फोरकास्ट जब कर रहे हैं, तो फोरकास्ट करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इन फ्यूचर आपके कितने कॉस्ट लग सकते हैं, तो आप कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। So future costs are based on forecast. Forecasting of future cost is required for expense control. यहाँ पे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आप फोरकास्टिंग करते हैं, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंस हो और एक्सपेंडिचर हो, और डिसीजन ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड ऑन एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड प्राइसिंग। देखिए ऐसी कोई भी काम जहाँ पे आपके कुछ एक्सपेंसेस होने वाले हैं, उन कामों को, उन कामों पे कॉस्ट को किस तरीके से आप कंट्रोल करें, इस वजह से आप क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो फोरकास्ट करके फ्यूचर में क्या कॉस्ट लगने वाला है, क्या फ्यूचर में कॉस्टिंग आने वाली है, इस चीज़ों को आप डिटरमाइन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल किसी नए प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, तो नए प्रोजेक्ट पे कितना टोटल खर्चा आएगा, आपको ये चीज़ पता चलेगा फोरकास्ट करने से। कोई भी एक्सपेंशन प्रोग्राम अगर आपको करना है या फिर प्राइसिंग जो भी करना है, कोई भी काम में जो भी खर्चे आते हैं, उन काम को पहले से अगर आप जान लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने टोटल खर्चे आएँगे उस, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आपका है, फोर्थ पॉइंट अगर आप देखिए तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट की मीनिंग एंड पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी दिया था, तो मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में मनी का आउटफ्लो होता है। प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का आप अगर हायर कर रहे हैं, जैसे लेबर को आप लेकर आ रहे हैं, आप रॉ मटेरियल्स लेकर आ रहे हैं, तो लेबर को लाया आपने, लेबर से काम करवाया, तो उसके बदले में आपको वेजेस देना होगा। रॉ मटेरियल्स आप खरीद रहे हैं, तो उसके बदले में सप्लायर को उसका पेमेंट आपको करना होगा। तो जहाँ पे एक्चुअल मनी का आउटफ्लो होता है, एक्चुअल में मनी का आउटफ्लो होता है, वो हमारी क्या होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज़ अ पेमेंट और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये एक पेमेंट होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है मेड टू अदर वाइल रनिंग अ बिजनेस फॉर हायरिंग देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट रिप्रेजेंट कैश आउटफ्लो। या ये क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल में मनी का आउटफ्लो होता है जब भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हो अपना प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में मनी का आउटफ्लो होता है ये हमारा क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि वेजेस है, मॉर्गेज रेंट है, ये सब क्या चीज़ है, ये आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्चुअल में मनी का आपका आउटफ्लो होता है। सेकेंडली आप देखिए तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। किस चीज़ की एस्टिमेटेड वो वैल्यू होती है, जो इनपुट्स ओनर खुद अपने पास से देता है उसका। कोई भी इनपुट अगर ओनर जो है सेल्फ ओन करता है, वो उसका खुद का है और वो प्रोडक्शन करने के लिए दे देता है फैक्ट्री में, तो उस पे ज़ाहिर-सी बात है कि अब उसमें किसी भी तरीके की पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास था, मैंने उसको लगा दिया। तो उसकी जो उस इनपुट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, वो हमारी क्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास जैसे पुरानी कोई मशीनरी रखी थी और मैं उस मशीनरी को अपने खुद के फैक्ट्री में मैंने प्रोडक्शन पे लगा दिया, तो अब मुझे वो मशीनरी खरीदनी नहीं होगी, और मशीनरी खरीदेंगे नहीं तो हमें एक्चुअल में मनी का आउटफ्लो यहाँ पे नहीं होगा। बट यहाँ पे हम लोग ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर हमें मशीनरी खरीदनी पड़ती तो हो सकता है कि हमें 40,000 और 50,000 की पड़ती। तो ये 40,000 और 50,000 जो हमने यहाँ पे जो वैल्यू एस्टिमेट किया है अपने मशीनरी का, ये क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जो एक्चुअल में पे नहीं करना है। ये बस उस मशीनरी की इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्यों इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास मशीनरी खुद ना होती तो आपको ख़रीदना पड़ता, तो आप जब खरीदते तो वहाँ पे आपके पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे भी इसी वजह से इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज़, कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक। जैसे रेंट ऑफ ओन लैंड, अब खुद की लैंड है तो खुद को तो रेंट आप देते नहीं हो, कि इसका मतलब यहाँ पे आपका मनी का एक्चुअल आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बस उस रेंट को हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिफ्थ आप देखिए तो फिफ्थ हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपके क्या होता है, इंक्रीमेंटल से आप मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ का एडिशन होना, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आप मार्जिनल भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखिए आपकी कॉस्ट में अगर किसी भी तरीके की एडिशन हो रहा है, मतलब कि कॉस्ट में कुछ एडिशनल कॉस्ट और जुड़ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन को जैसे मान लीजिए कि आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कुछ ना कुछ वहाँ पे कॉस्ट इंकर्ड, और वहाँ पे अगर आपकी कुछ कॉस्ट इंकर्ड होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी टोटल कॉस्ट में एडिशन भी होगा और आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट का जो एडिशन हुआ है वो आपका क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आप इंक्रीमेंट वर्ड से आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट का मतलब क्या, कि आपकी सैलरी और इंक्रीज़ कर दी गई है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, ये एडिशनल कॉस्ट जो आपके टोटल कॉस्ट को और बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीमेंट होता है, ऐड होता है। तो जैसे देखिए कि एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप नए प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करोगे, उसको प्रोडक्शन आप करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, नया नया प्रोडक्शन जब आप करोगे तो नए खर्चे भी आपके क्रिएट होंगे। चेंजिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करोगे तो भी आपके कुछ खर्चे इंकर्ड होंगे। नई मशीनरी लगाओगे तो भाई मशीन खरीदने के लिए आप पैसे पे करके ही मशीन लेकर आओगे, तो भी आपका खर्चा कुछ एडिशन हो जाएगा। मशीन को अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि 10 साल पहले आपने जो मशीन खरीदी थी वो हो सकता है कि 10,000 की मिली हो, आप आज अगर खरीदोगे तो हो सकता है कि वो 50,000 की मिले, तो कुछ ना कुछ आपका एडिशन हो गया। एक्सपेंशन इनटू एडिशनल मार्केट, किसी एडिशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को आप एक्सपैंड करना चाहते हो या लॉन्च करना चाहते हो किसी दूसरे मार्केट में, या फिर किसी दूसरे सेगमेंट में आप एंटर करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा, तभी उस प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करके उस मार्केट में आप एंटर कर पाएंगे। तो इन सारे केसेस में क्या होता है कि आपके टोटल कॉस्ट में कुछ ना कुछ एडिशन होता है। अब संक कॉस्ट देखते हैं। देखिए संक कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आप कभी
पास्ट टाइम में किसी बिज़नेस एक्टिविटीज़ पे आपने कुछ खर्चे किए हैं, ठीक है? बट वो खर्चे आपने उस टाइम पे कर दिए, ठीक? और उन खर्चों का आज के करंट टाइम में, करंट पीरियड में आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ पे कोई भी उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है उस बिज़नेस एक्टिविटीज़ का, या फिर जो खर्चा आपने 10 साल पहले किया था, 5 साल पहले किया था, उसका बेनिफिट आपको आज नहीं मिल रहा है। आपने उस वक़्त खर्चा किया, आपको जो काम करवाना था आपने करवा लिया, और आज आपको उस पैसे खर्च करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जो आपने कॉस्ट किया था, कॉस्ट आपने पे किया था, ठीक है? जो आपके ऊपर कॉस्ट उसकी इनकर्ड हुई थी, आपने वो खर्चा पे किया, बट वो कॉस्ट अब के लिए हमारे लिए क्या है, संक है। संक का मतलब क्या होता है? संक का मतलब होता है डूबना। संक का मतलब क्या होता है? डूबना, ठीक है? कि संक का मतलब क्या होता है? डूबना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो खर्चे थे वो आपके डूब गए। क्यों? क्योंकि जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में आपने उस वक़्त खर्चे किए थे, वो आपके आज के काम के लिए नहीं है। आज आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है करंट पीरियड में। तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वो संक कॉस्ट था, वो खर्चे हमने पास्ट में कभी किए थे, बट उसका बेनिफिट हमें आज नहीं मिल सकता है। ठीक है? इट इज़ अ कॉस्ट व्हिच इज़ नॉट अल्टर्ड बाय द चेंज इन करंट बिज़नेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक ऐसा कॉस्ट है जिसको हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते हैं हमारे करंट बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से। हमारे करंट बिजनेस एक्टिविटी में चेंजेस हुए, अब चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक? इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन इरिवोकेबल कॉस्ट ऑफ द पास्ट टाइप बिजनेस एक्टिविटी विच हैज़ टू बी इंकर्ड नाउ एंड इज़ इररिलेवेंट टू करंट बिजनेस सिनेरियो। आज के बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से वो जो कॉस्ट हमने पहले खर्च की थी, जो लगाई थी, वो हमारे लिए कोई भी रेलेवेंट नहीं है, किसी भी तरीके का उसका रेलेवेंस हमें आज के करंट पीरियड में नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक इर्रिवोकेबल कॉस्ट है, जो कॉस्ट का बेनिफिट हमें आज नहीं मिलेगा, ठीक है? वो खर्चा हमने पहले किया था कभी, और वो खर्चा वहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक? जैसे कि मार्केटिंग कैंपेन अगर आप चलाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप आज कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, आप उस प्रोडक्ट को आपको एडवर्टाइज़ करना है, लोगों को बताना है कि आपकी फ़र्म जो है ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट आपको करना है, मार्केट करना है अपने प्रोडक्ट को। तो आपने कुछ कैंपेन चलाया, और कैंपेन करके चला के आपने क्या किया? उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, ठीक है? प्रमोट कर दिया। अब आप ये चीज़ बताइए कि आपने आज के टाइम में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, ठीक है? तो क्या फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आपसे आपकी सेल बढ़ेगी। क्या इस कैंपेन का जो बेनिफिट होगा, ये फ्यूचर तक तो आपको मिलेगा, बट क्या ये खर्चा जो आप हैं, ये क्या बार-बार आप करेंगे? इस खर्चे का बेनिफिट क्या आपको लाइफ़ टाइम मिलता रहेगा? नहीं, देखिए, प्रोडक्ट को जब आप मार्केट करते हैं, तो हाँ, आपको कुछ टाइम पीरियड तक उस प्रोडक्ट की सेल में इंक्रीज़ मिलती है, सेल में इंक्रीज़ मिलती है। पर ये चीज़ मार्केट में आपको अपने प्रोडक्ट को एक्ज़िस्ट कराना है, तो टाइम टू टाइम आपको मार्केट कैंपेन करना पड़ता है, ठीक है? टाइम टू टाइम क्यों करना पड़ता है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को आप लेकर के आए, जैसे हम लोग फेयर एंड लवली लवली क्रीम का अगर एग्ज़ाम्पल है, तो पहले जो चलता था, पहले जितना फेयर एंड लवली क्रीम चलता था, आज के टाइम में उसकी सेल इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं ना, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं कि फेयर एंड लवली क्रीम मार्केट में टिक ही नहीं पाई, ठीक? तो अब क्या करती है फेयर एंड लवली क्रीम कि अलग-अलग टाइम पे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट करती है। जैसे कि आप देखिए कि फेयर एंड लवली विंटर क्रीम भी इस वक़्त आ चुकी है, ठीक है? तो अलग-अलग टाइम पे ये अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है अपने प्रोडक्ट को। क्यों? इंक्रीज़ करने के लिए सेल को। अब आप ये चीज़ बताइए कि फेयर एंड लवली का जब प्रोडक्शन किया गया होगा फर्स्ट टाइम, उस वक़्त उन्होंने मार्केटिंग की होगी, उस वक़्त उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया होगा मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू। क्या उसी मार्केटिंग कैंपेन का बेनिफिट आज तक उनको मिल रहा है? नहीं ना। उन्होंने बार-बार अलग-अलग तरीके से मार्केट किया, तभी थोड़ी बहुत भी विंटर क्रीम जो चल रही है, थोड़ी बहुत भी मार्केट में वो आज टिकी हुई है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि मार्केटिंग कैंपेन में जो आप खर्चा करते हैं ना, वो लाइफ टाइम आपका नहीं चलता रहता है। तो ये हमारा क्या होता है? संक कॉस्ट होता है। 6 अगर आप देखिए, तो 6 पॉइंट पे हमारा क्या है? शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है? देखिए, शॉर्ट रन कॉस्ट आपका वो कॉस्ट होता है
जो कि आउटपुट के हिसाब से वेरी करता रहता है। मतलब कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो भी आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स जब आप चेंज करते हैं तो उस पे कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर्ड होता है। तो वो क्या होता है कि वो जो कॉस्ट इंकर्ड होता है वो शॉर्ट टर्म कॉस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम लोग कुछ ही ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको चेंज कर सकते हैं, और उनको चेंज करने की वजह से जो कॉस्ट इंकर्ड हुआ वो हमारा शॉर्ट टर्म कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट और कॉस्ट डेट वेरी विथ आउटपुट और सेल व्हेन फिक्स प्लांट एंड कैपिटल इक्विपमेंट रिमेन द सेम। देखिए यहाँ पे प्लांट एंड कैपिटल क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है जो हमारे लॉन्ग रन में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड फैक्टर्स हमारे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम में, कहने का मतलब है कि शॉर्ट रन में जिन भी आउटपुट को आप चेंज कर सॉरी जिन भी इनपुट को आप चेंज करते हैं, जैसे लेबर को आप चेंज करते हैं, आप रॉ मटेरियल्स और लेकर आते हैं, उस पे जो उसकी वजह से जो आपका कॉस्ट इंकर्ड होता है कि आप लेबर को लेकर आए तो आपको वेजेस पे करना है, रॉ मटेरियल्स आप लेकर आए तो सप्लायर को उसका पेमेंट देना है, तो वो आपकी कॉस्ट क्या होती है, वो शॉर्ट रन कॉस्ट होती है, जो कि शॉर्ट रन में ही क्रिएट होती है। शॉर्ट रन कॉस्ट बिकम रेलिवेंट when a firm has to decide whether to produce more or not in the immediate future and the firm has to manage with its existing। शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होती है, तभी रेलेवेंट होती है, तभी इसका रेलेवेंस होता है व्हेन अ फर्म, जब फर्म क्या करती है, डिसाइड करती है कि वेदर इन नियर फ्यूचर, मतलब कि इमीडिएट फ्यूचर में उनको उनका प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ करना है तो शॉर्ट टर्म में क्या कर सकती है, वो कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके ही अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकती है। और वेरिएबल फैक्टर्स को शॉर्ट टर्म में जब वो चेंज करती है तो उनके शॉर्ट टर्म कॉस्ट इंकर्ड होते हैं। ठीक है, तो इमीडिएट फ्यूचर में अगर किसी भी फर्म को अगर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है इमीडिएट फ्यूचर में, तो वहाँ पे जो कॉस्ट आपका इंकर्ड होकर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग रन कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग रन कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो कि आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है, बट उस कंडीशन में जब आपके आउटपुट में चेंजेस सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने की वजह से आए। मतलब लॉन्ग रन कॉस्ट आर दोज विच वेरी विथ आउटपुट व्हेन ऑल आउटपुट फैक्टर इंक्लूडिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट वेरी। आप लॉन्ग रन में आप जानते हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब कि वेरिएबल फैक्टर्स हो या फिर फिक्स फैक्टर्स हो, वेरिएबल फैक्टर्स हो या फिर फिक्स्ड फैक्टर्स हो, ये सारे को आप चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, तो इन सब को जब आप चेंज करके जब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो जो भी कॉस्ट आपकी इंकर्ड होगी वो क्या होगी, आपकी लॉन्ग रन कॉस्ट होगी, जो कि लॉन्ग रन में ही आपकी इंकर्ड होगी। ठीक है, लॉन्ग रन कॉस्ट बिकम रेलिवेंट व्हेन द फर्म हैज़ टू डिसाइड वेदर टू सेट अप अ न्यू प्लांट और नॉट। लॉन्ग रन कॉस्ट तभी रेलिवेंट होता है जब फर्म ये डिसाइड करती है कि इन नियर फ्यूचर में नहीं, लॉन्ग रन में उनको, लॉन्ग रन में अगर उन वो न्यू प्लांट अगर सेटअप करना चाहेंगे तो आपकी वहाँ पे लॉन्ग रन कॉस्ट इंकर्ड होगी। कैसे, देखिए लॉन्ग रन का टाइम क्या होता है कि 1 साल से ज़्यादा का होता है। अब लॉन्ग रन में ही आप प्लांट्स को, मशीनरीज़ को एक्सचेंज कर सकते हो या फिर रिप्लेस कर सकते हो, नया ख़रीद सकते हो। तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपको न्यू प्लांट को लगाना है तो ये लॉन्ग रन में ही पॉसिबल है। आप न्यू प्लांट को लगाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको परचेज़ करोगे तो खर्चा आएगा, जो खर्चा आएगा वो आपका लॉन्ग रन कॉस्ट हो जाएगा। लॉन्ग रन कॉस्ट कैन बी हेल्पफुल बोथ इन द इनिशिएशन ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज एज़ वेल एज़ एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग वन्स। लॉन्ग रन कॉस्ट जो होता है ये दोनों तरीके से आपके फ़ायदेमंद होता है। अगर आप एग्जिस्टिंग फर्म को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हो या फिर न्यू एंटरप्राइजेज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हो, इनिशिएट करना चाहते हो, तो दोनों तरफ से वो क्या करती है, आपके बेनिफिट हो देती है। क्यों? देखिए अगर आपके पास लॉन्ग पीरियड है, ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट को चेंज करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब इनपुट को आप चेंज करोगे तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ होकर आएगी। आपकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन कॉस्ट होता है एंड ये लॉन्ग रन कॉस्ट के बेनिफिट होते हैं। 7th पॉइंट अगर हम लोग देखें तो 7th पॉइंट हमारा क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या कॉस्ट होते हैं, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो कि शॉर्ट रन में आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होते हैं, फिक्स कॉस्ट आपके फिक्स्ड होते हैं, इनको वेरी नहीं किया जा सकता है। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन टोटल रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल अप टू द सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट का ये शॉर्ट रन का ही बेसिकली कह दिया कि एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक जो आपके फिक्स कॉस्ट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं।
देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, हमारी जो आउटपुट है और जो हमारे फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है, इनके बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पर यूनिट को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिक्स कॉस्ट ही बस मत सोचते रहिएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या होता है, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट बट as quantity increases the AFC मतलब average fixed cost decrease. This is because the same fixed costs are spread over more unit of output. यहाँ पे क्या लिखा है, जो TFC आपकी होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो आपका होता है, वो हर आउटपुट पे आपका क्या होता है, सेम होता है। मतलब जैसे जैसे आउटपुट आपकी इंक्रीज होती है ना, तो TFC क्या होता है आपका, रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब TFC जब आपका रिमेन सेम होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट आपका जब सेम होता है, तो जो आपका AFC होता है उस क्वांटिटी पे वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता रहता है, वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता रहता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये चीज़ समझ सकते हैं, दिस इज़ बिकॉज द सेम फिक्स कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। और ये होता क्यों है, ये होता इस वजह से है क्योंकि सेम फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका TFC होता है ना, ये अलग अलग आउटपुट पे भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम चलती रहती है। और फिक्स्ड कॉस्ट जब डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट पे जब आपकी सेम चलती रहती है, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, डिक्रीज़ होता रहता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो आपकी वॉल्यूम होती है, मतलब जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो होती है, मतलब कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है, वो उन दोनों के बीच में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसको कैलकुलेट देखिए कैसे करते हैं, AFC को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से जब आप आउटपुट को डिवाइड करेंगे, तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आपका AFC डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, वेरिएबल कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो कि शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन दोनों में ही चेंज हो सकती है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम। जैसे जैसे आप आउटपुट की प्रोडक्शन में चेंजेस करते जाओगे, आप आउटपुट को इंक्रीज़ करते जाओगे या फिर डिक्रीज़ करते जाओगे, आपकी वेरिएबल कॉस्ट उसके हिसाब से चेंज होती जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट की यही एक खासियत होती है कि जैसे जैसे आप आउटपुट को चेंज करोगे, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती जाएगी। देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट। के बीच में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है। मतलब ये कि जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाते जाओगे, वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि 500 यूनिट्स आपको व्हीट प्रोड्यूस करने हैं, तो जो भी आप प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसके हिसाब से आप लेबर को रखोगे, उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल्स को मंगवाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप 500 चेयर प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उसका प्रोडक्शन आपको करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए जो आप रॉ मटेरियल्स को मंगवाओगे, आप उसी के हिसाब से मंगवाओगे, लेबर को भी हायर उसी के हिसाब से ही तो करोगे ना। तो जैसे जैसे आप अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करते जाओगे, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। बिकॉज एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ करते हो, प्रोडक्शन को मतलब इंक्रीज़ करते हो, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज प्रपोर्शनली। उसी के साथ प्रपोर्शनली जितना आउटपुट इंक्रीज़ होता है, उतना वेरिएबल कॉस्ट भी उसी के साथ साथ आपका इंक्रीज़ होता चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग द कॉस्ट पर यूनिट आपका इंक्रीज़ होता चला जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट रिमेन सेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट पर यूनिट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट पे जो आपका लग रहा है ना, वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 चेयर बनाए, और 2 चेयर को बनाने के लिए आपको, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, कि मान लीजिए 20 रुपीज़ लगे, तो एक चेयर को बनाने में आपको कितना टाइम, मतलब कितना पैसा लगा, 10 रुपीज़ लगा, ठीक है, 10 रुपीज़ आपको एक चेयर को बनाने में लगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको 5 चेयर बनाने का अगर ऑर्डर मिल जाता है, तो आपकी 50 रुपीज़ हो जाएंगी। तो 50 रुपीज़ का मतलब कि हर चेयर को बनाने में आपको 10 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है कि पर यूनिट जो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, उस पर जो कॉस्ट आपका लग रहा है, वो कॉस्ट आपका कांस्टेंट है। 5 चेयर बनाया तो हर चेयर पे 10 रुपये लगा, तभी तो 50 रुपये हुए ना। तो ये क्या होता है, ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। 8th हमारा क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यूएशन रिकॉर्ड
असेट एट देयर ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारे असेट्स मतलब कि आप देखिए कि जो भी चीज़ों को आप यूज़ करते हो अपने प्रोडक्शन करने के वक्त, उन चीज़ों की जब आप फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग जब करते हो तो फाइनेंस में उसको किस तरीके से अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करते हो उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या, 10 साल पहले आपने 40,000 रुपये का कोई मशीनरी खरीदा है और आप उसको रिकॉर्ड में दिखा रहे हो तो उसको 40,000 रुपये पे ही तो दिखा रहे होगे ना। 10 साल के बाद मान लीजिए कि उसके 2-3 साल जैसे बीता, उस 40,000 की जगह उसके दाम 45 हो गए, मतलब 45 हो गई, तो आप उसको बुक में 45 की तो नहीं दिखाओगे ना। तो जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है उस हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ ही उस असेट की रिकॉर्डिंग होती है आपके बुक्स अकाउंट में, ठीक है। Historical cost valuation record asset at their original acquisition cost. It is the simplest and most commonly used method. ये बहुत सिंपल एंड बहुत कॉमनली यूज मेथड होता है, ठीक है। असेट आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी असेट्स आप परचेज कर रहे हैं उन असेट की जो रिकॉर्डिंग होती है आपकी अकाउंटिंग करते हुए तो उनकी ओरिजिनल प्राइस पे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। मे नॉट रिफ्लेक्ट करेंट मार्केट वैल्यू और द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ असेट। जो भी आज के टाइम में उस असेट की वैल्यू चल रही है उस असेट को उस वैल्यू को हम लोग नहीं शो करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। मतलब आज के टाइम में उस मशीनरी की अगर वैल्यू 50,000 है और 2 साल पहले हमने खरीदी थी तो वो 40,000 की थी, तो हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 40,000 का ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 50,000 का, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि करंट मार्केट वैल्यू या फिर इकोनॉमिक वैल्यू जो भी है उस असेट की उसको हम लोग नहीं शो करते हैं, उसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। प्रोवाइड अ स्टेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि स्टेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस कैसे प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी असेट खरीद कर ला रहे हो और आप सारे असेट को आपको ये पता है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। देखिए अकाउंटिंग अगर आप पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग में एक ऐसा प्रिंसिपल माना जाता है कि जो भी आप असेट की रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो उसके हिस्टोरिकल प्राइस पे आपको उसको रिकॉर्ड करना है। मार्केट में करंट मार्केट में जो उसकी प्राइस चल रही है आपको उसको उस पर रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल भी होता है कि हमें क्या करना है अकाउंटिंग में जो भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस भी एसेट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, ताकि वो एक स्टेबल हमें और एक कंसिस्टेंट हमें बेसिस प्रोवाइड करे और हमारा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है पूरा एक अच्छा मतलब एक सही क्रिएट होकर बने, हमारा सही क्रिएट हो ये, ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब आप करेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि जितने भी आपके जो असेट है ना वो सारे सही दाम पे उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद आप देखिए आपका क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, सपोज़ जैसे आपके पास कोई एसेट है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास मशीनरीज़ है और आप उस मशीनरी को आप रिप्लेस करना चाहते हो क्योंकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बहुत इनएफिशिएंटली वो काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो जब आप उसको रिप्लेस करोगे ना तो करंट मार्केट में जाओगे उसको रिप्लेस करने के लिए तो जो सप्लायर होगा जो आपको सेल कर रहा है वो आज की मार्केट प्राइस पे वो आपको देगा। 2 साल पहले आपने उसको मान लीजिए कि 40,000 पे ख़रीदा और आपको 2 साल बाद अगर रिप्लेस करना है, वैसे तो मशीनरी 10-12 साल चलती है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 2 साल बाद अगर उसको रिप्लेस करना है और आज के तारीख में उसकी दाम अगर 50 हो गई है तो रिप्लेस जब वो करेगा तो उसको 50 के हिसाब से उसको पैसे देने होंगे, 40 के हिसाब से नहीं देने होंगे। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट विथ अ सिमिलर वन इन द करंट मार्केट। करंट मार्केट में आप अपने असेट को जब रिप्लेस कर रहे हैं एक नए असेट के साथ तो करंट मार्केट में जो आपकी प्राइस चलेगी आपको उसके हिसाब से उसका पैसा देना है। असेट आर वैल्यूड बेस्ड ऑन द करंट कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट असेट। असेट को क्या किया जाता है, वैल्यू किया जाता है किस चीज़ के बेस पर, बेस्ड ऑन करंट कॉस्ट। मार्केट में जो उसका करंट कॉस्ट जो चल रहा है उस पे उसको वैल्यू किया जाता है जब आप रिप्लेस करने जाते हैं तब, ठीक है। ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट एसेट का मतलब क्या होता है कि देखिए कोई भी मान लीजिए एसेट को आप रिप्लेस करो, जैसे मैंने मशीनरी की ही एग्जांपल दी, तो पहले जो आप मशीनरी लाए थे वो 40,000 का था, आज जो आप मशीनरी खरीद रहे हो वो 50,000 का है। तो आप इसको कैसे इक्वलाइज़ करेंगे भाई, 40,000 का आप मशीन देंगे, 10,000 रुपये उसके ऊपर से आप मनी के फॉर्म में आपकी मनी आउटफ्लो करेगी, तभी तो आपको 50,000 रुपये पूरा होगा ना, है कि नहीं। तो इस ये क्या होता है यहाँ पे जो आपके एसेट की वैल्यू जो है ना इक्वलाइज हुई, ओके। रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ रिप्लेसिंग एसेट
if they were to be acquired today, reflect the economic reality of replacing asset। जब भी आप asset को अपने replace कर रहे हैं, तो जो भी आपकी आज की वैल्यू होगी, मतलब कि एसेट की जो आज की वैल्यू होगी, आप उस चीज़ को आप रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके एसेट जब आप रिप्लेस करेंगे, तो आज की जो उसकी इकोनॉमिक रियलिटी रहेगी, इकोनॉमी में जो उसकी वैल्यू होगी, उस हिसाब से वो रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। मतलब कि पास्ट में ख़रीदी हुई चीज़ों को अगर आप आज के टाइम पे रिप्लेस कर रहे हो, तो करंट मार्केट में जो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो चल रही है, उसके हिसाब से उसको आप रिप्लेस कर पाओगे। ठीक है, 9th पॉइंट पे हम चले तो 9th पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, पूरा प्रोडक्शन करने पे जो भी आपका पूरा का पूरा जो खर्चा एक लमसम क्रिएट होकर आया है, इंकर्ड हुआ है, वो होता है कि आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट को एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करना होता है। द सम टोटल ऑफ अ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आपको मैंने पहले ही बताया कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो भी आप टोटल प्रोडक्शन आप कर रहे हो, उस टोटल प्रोडक्शन पे जो टोटल खर्चा आपका क्रिएट हुआ है, इंकर्ड हुआ है, वो आपका होता है टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो आपका खर्चा होता है, वो होता है आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आर द पर यूनिट कॉस्ट विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट इन द रियलिस्टिक मैनर। कॉस्ट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप को रियलिस्टिक मैनर में बताता है। कैसे, इससे आपको ये चीज़ पता चलेगा कि अगर आप 100 यूनिट्स किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक यूनिट की प्रोडक्शन करने पर कितना टोटल खर्चा हुआ है एक यूनिट पे। तो जो एक यूनिट का जो खर्चा होता है ना, वो आपका क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। उससे आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि अगर एक यूनिट पे अगर 10 रुपये का खर्चा हो रहा है और 100 यूनिट अगर आप बना रहे हो, इसका मतलब ये 10 × 100 कितना हुआ, 1000 हुआ। 1000 रुपये का टोटल खर्चा आपका आएगा। तो ये एक रियलिस्टिक मैनर में कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीसी, मतलब टोटल कॉस्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे जब आउटपुट से, तो हमारा एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कोई भी आप एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस एडिशनल यूनिट को प्रोडक्शन करने के ऊपर आपका जो भी खर्च आएगा, वो खर्चा आपका होता है, वो कॉस्ट आपकी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे एडिशनल यूनिट आप लोग याद रखना। ठीक है, The additional cost incurred to the total cost when one more unit of output is produced is known as the marginal cost। जो भी additional cost जो incurred होता है टोटल कॉस्ट में अगर आपने और भी प्रोडक्शन किया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आपका कॉस्ट ऐड होगा। जो कॉस्ट आपका इंकर्ड होगा, वही कॉस्ट आपका क्या होता है, वही कॉस्ट आपका होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। टीसी में एमसी ऐड होकर टीसी को और क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम लोग कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट मैंने दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझाया कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट में क्या होता था, इंक्रीमेंट होता था। ठीक है, कोई भी खर्चा आपने एक्स्ट्रा किया, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है, नया मशीन आपको सेटअप करना है। ठीक है, नए प्रोडक्ट लाइन में आपको एंटर करना है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ और वो एक्स्ट्रा खर्चा आपके टीसी में ऐड हो जाएगा। टीसी में जब ऐड हो जाएगा, तो टीसी को आपको बढ़ा देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया कॉस्ट का, इसी वजह से उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एन का मतलब ये, जिस भी यूनिट की आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 5, यहाँ पे 5 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया है, 5th यूनिट का हमें एमसी निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5th यूनिट का टीसी आप लेंगे, 5th यूनिट पे जो टोटल कॉस्ट आपकी होगी उसको लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। किस चीज़ से माइनस करेंगे, 4th यूनिट की टोटल कॉस्ट से उसको माइनस कर देंगे, तो आपका एमसी क्रिएट होकर, मतलब कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये होता है क्या, फॉर्मूला होता है। ओके, मतलब कि 5th यूनिट की टोटल कॉस्ट को 4th यूनिट के टोटल कॉस्ट से माइनस जब कर देंगे, तो आपका 5th यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है मार्जिनल कॉस्ट। आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, मैंने वो आपको पूरे समझा दिए हैं एंड आई होप कि मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।